गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा लास्ट टेस्ट जो कल टेस्ट हुआ है अ, उसमें अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो टेस्ट का परफॉर्मेंस जो है आपका पिछले वाले टेस्ट से बेटर है। पिछले वाले टेस्ट के कंपेयर में आपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, क्योंकि इससे पहले वाला जो टेस्ट था वो कंपैरेटिवली इजी था। अगर मैं इस टेस्ट को देखूं तो भले ही ये नीट लेवल टेस्ट था, लेकिन टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल जो है काफी अच्छा था। तो इस वजह से जो भी आपने टेस्ट में स्कोर किया है वो स्कोर जो है मैं मतलब जो है उसको अच्छा ही स्कोर बोलूंगा। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स इस टेस्ट में 70 से ऊपर आए हैं, 180 मार्क्स का टेस्ट था, 70 से ऊपर जिनके भी स्कोर आए हैं वो एक सही स्कोर माना जाएगा, ठीक है। बट जिनके मार्क्स 70 से कम आए हैं उनको और काम करने की जरूरत है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ एक ही टॉपिक पे लगे रहोगे, सिर्फ आप आइसोमेरिज्म ही करते रहोगे। तो अभी अगर आपको आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करना है तो आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करने के लिए आप जो एग्जिस्टिंग टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, अब मैं अगला टेस्ट जो रखूंगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम देते हुए और थोड़ा थोड़ा टाइम आइसोमेरिज्म पे लगाते हुए आप इस पे जो है अभी फर्दर वर्क कर सकते हो। जिन स्टूडेंट ने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो मैंने डाउट क्लास लिया था उस डाउट क्लास में सारे स्टूडेंट जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। लगभग मैंने ऑब्जर्व किया है कि 15-16 स्टूडेंट ने जो सीरियसली डाउट सेशन को लिया है और उन्होंने सीरियसली वर्क किया है आइसोमेरिज्म पे। बट जिन्होंने अभी आइसोमेरिज्म पे काम नहीं किया है, डाउट क्लास का वीडियो सोल्यूशन जो है, मतलब पूरा वीडियो लेक्चर जो है मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप जो है उसको देखो और आप खुद से पहले एक बार फर्दर जो है जो हिमांशु पांडे बुक मैंने बताई हुई है तो उसकी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स जो है आप पर डे करते रहो और आप आइसोमेरिज्म में खुद को कंफर्टेबल बनाओ, ठीक है। इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टेटस मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 50% या उससे ज्यादा सिलेबस फिनिश हो चुका है। मोर देन 50% सिलेबस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज मैं पहले कराऊंगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कंडक्टेंस मेजरमेंट का ही एक पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करूंगा, जिसमें आगे नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस होगी, जिसमें बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद दो छोटे छोटे थ्योरेटिकल डिस्कशन है, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप ये मान करके चलो कि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम जो है वो 4 लेक्चर्स और लगेंगे, ठीक है, 4 लेक्चर और लगेंगे। तो अगर हम इस वीक की क्लासेस की बात करें तो आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा क्योंकि ट्यूसडे को मैंने टेस्ट रखा था, तो उसकी कंपनसेटरी क्लास सैटरडे लगेगी। तो इस वीक में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश कर दूंगा और फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा, जिसमें 2 टेस्ट होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको दिमाग में रखो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 टेस्ट होंगे। पहला जो टेस्ट होगा वो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कंडक्टेंस मेजरमेंट पे बेस्ड होगा, जो फर्स्ट टेस्ट होगा। और उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो फुल टेस्ट होगा, जिसमें बाद वाले पार्ट का वेटेज ज्यादा रहेगा, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसका वेटेज कम रहेगा। तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे 2 टेस्ट रखूंगा। लेकिन अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो
ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे को मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट रखूंगा, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डीपीपी को मैंने पहले ही शेयर कर दिया था, डीपीपी और असाइनमेंट दोनों, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स जो है आप सॉल्व करना शुरू कर दो। अब अगला टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है, और मैंने जैसा बोला है साथ के साथ आप आइसोमेरिज्म पे भी काम करते रहो। जिनके जिनके स्कोर आइसोमेरिज्म में कम आए हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं, वैसे तो किसी भी टॉपिक पे आप ये कभी बोल ही नहीं सकते कि आपको पूरा कमांड आ गया, कुछ ना कुछ वर्क की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने कोहेलरैश लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस किए थे, और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन नोट करो। लिखो, द पर्पज ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, the purpose of conductometric titration, the purpose of conductometric titration is to determine the purpose of conductometric titration is to determine the equivalence point of the reaction. The purpose of conductometric titration is to determine the equivalence point of a reaction. Equivalence point क्या होता है? बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट वो स्टेज होती है जहां पे दोनों रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व जो दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिस स्टेज पे उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे उसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे। एक्चुअल में कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने इक्विवेलेंस पॉइंट पे कंप्लीट होती है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्या रोल है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का रोल है कि किसी भी रिएक्शन का एग्जैक्ट कंप्लीशन कहां हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए यह टाइट्रेशन यूज किया जाता है, ठीक है। आगे नोट करो, इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन द एरर इन मेजरमेंट, in conductometric titration, in conductometric titration, the error in measurement of equivalence point is minimum. In conductometric titration, the error in measurement of equivalence point is minimum. And therefore, this is the best method of titration. This is the best method of titration. तो यहां पे मैं आपको बता दूं, टाइट्रेशन अलग अलग टाइप के हैं। जैसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है, एडजॉर्प्शन टाइट्रेशन होता है। उसी तरीके से कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम कंसीडर करते हैं। तो ये जितने भी टाइट्रेशंस हैं उनमें सबसे अच्छा टाइट्रेशन मेथड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को ही बोला जाता है,
क्योंकि यहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट के मेजरमेंट में एरर सबसे कम रहता है, इसीलिए ये बेस्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन है। अब बात आती है कि हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में करते क्या है, तो लिखो इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, in conductometric titration we draw a titration curve. In conductometric titration we draw a titration curve on the basis of experimental data. In conductometric titration we draw a titration curve on the basis of experimental data. अब बात आती है टाइट्रेशन कर्व क्या है, आगे लिखो टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व is a plot, titration curve is a plot between, titration curve is a plot between molar conductivity, titration curve is a plot between molar conductivity and volume of titrant added. Titration curve is a plot between molar conductivity and volume of titrant added. आगे लिखो in titration curve the moment, in titration curve the moment at which sudden change, in titration curve the moment at which sudden change in the nature of the curve is observed, in titration curve the moment at which sudden change in the nature of the curve is observed is the equivalence point of the reaction, is the equivalence point of the reaction. तो यहां पे बोल रहा है कि टाइट्रेशन कर्व में वो स्टेज जहां पे कर्व के नेचर में सडन चेंज ऑब्जर्व होता है। सडन चेंज का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि पहले जो कर्व था वो डिक्रीजिंग था, ठीक है, वो डिक्रीज कर रहा था, अचानक से वो कांस्टेंट हो गया, या पहले वो डिक्रीज कर रहा था अचानक से इंक्रीज करने लगा, या पहले वो धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा था अचानक से फास्ट डिक्रीज करने लगा। तो जहां पे कर्व के नेचर में सडन चेंज ऑब्जर्व होगा वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है, जहां पे कर्व के नेचर में सडन चेंज ऑब्जर्व होगा वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट बोला जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम यहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। तो अब मैं अलग अलग केसेस को कंसीडर कर रहा हूं टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करने के लिए। तो आप नोट करो, फर्स्ट केस टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसने ले आई भीतर होए होए ना बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। तो नोट करो, फर्स्ट केस टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ strong acid with strong base, titration of strong acid with strong base, titration of strong acid with strong base। जैसे देखो बेटा, अगर हम टाइट्रेट कर रहे हैं HCl को
NaOH के साथ, HCl को NaOH के साथ। अब यहां पे HCl जो है ये है एनालाइट और टाइट्रेट। HCl जो है एनालाइट और टाइट्रेट है, और NaOH क्या है? NaOH है टाइट्रेंट। एनालाइट और टाइट्रेट किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं कि एनालाइट और टाइट्रेट उस कंपोनेंट को बोला जाता है जो टाइट्रेशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम बीकर या फ्लास्क के अंदर रख करके टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, जिसको लार्ज अमाउंट में हम लेते हैं टाइट्रेशन में, उसको एनालाइट और टाइट्रेट बोलते हैं। और टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेंट वो कंपोनेंट होता है जिसको हम ब्यूरेट की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन में ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट जो है ये स्मॉल अमाउंट में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जाता है, जबकि एनालाइट जो है वो कंपोनेंट होता है जिसको हम लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन। अब देखो क्या है कि अगर स्टार्टिंग में HCl है तो HCl सोल्यूशन हमने कंसिडर किया, और HCl के बारे में आपको पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जैसे ही सोल्यूशन में जाएगा ये पूरा आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। HCl जैसे ही वाटर में ऐड होगा क्या होगा? ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आयनाइजेशन से क्या हो रहा है? इसके आयनाइजेशन से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रांगली डिसोसिएटेड होगा, तो इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। मैंने पीछे डिस्कशन में बताया हुआ है कि जितने भी कैटायन नेचर में ऑब्जर्व होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मोबिलिटी हाइड्रोजन आयन की होती है। हाइड्रोजन आयन की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब जरा देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन से, आप इसको ऐसे लिखो, हाइड्रोजन आयन प्लस NaOH, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा उससे कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। मतलब जब आप NaOH को ऐड करोगे तो हाइड्रोजन आयन गेट्स रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयन। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने पे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा विद सोडियम आयन। और अगर हम आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो सोडियम आयन की आयनिक मोबिलिटी बहुत कम है, हाइड्रोजन आयन की आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? हम एक फास्ट मूविंग आयन को स्लो मूविंग आयन से रिप्लेस कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके। तो इससे क्या होगा? इससे जो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू है वो डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि पहले तो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में होगा, लेकिन जैसे जैसे हम NaOH ऐड करेंगे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन का रिप्लेसमेंट विद सोडियम आयन होता जाएगा, हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन से रिप्लेस होता जाएगा, और इस प्रोसेस में क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। फिर क्या होगा? जब सारा का सारा हाइड्रोजन आयन जो HCl के डिसोसिएशन से प्रोड्यूस हुआ है, जब वो सारा हाइड्रोजन आयन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जब हम फर्दर NaOH ऐड करेंगे तो NaOH को ऐड करने पे क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा, और वो हाइड्रोक्सिल आयन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो हाइड्रोक्सिल आयन फिर H पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद भी अगर हम NaOH ऐड कर रहे हैं तो फ्री हाइड्रोक्सिल आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, और एनायन में हाइड्रोक्सिल आयन की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से, क्योंकि फ्री हाइड्रोक्सिल आयन को ऐड किया जा रहा है, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फिर से इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, तो अब देखो इसके बेसिस पे अगर हम टाइट्रेशन कर्व देखें यहाँ पे, तो टाइट्रेशन कर्व कुछ ऐसा मिलेगा।
यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व को अगर कंसीडर करें तो ऐसा टाइट्रेशन कर्व ऑब्जर्व होगा। मोलर कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है, ये कर्व ऑब्जर्व होता है। यहां पे आप देखो कर्व के नेचर में सडन चेंज ऑब्जर्व हुआ है, तो इस पॉइंट को, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। अब बात आती है ये डिक्रीज क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, तो इस डिक्रीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये फैक्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ फास्ट मूविंग हाइड्रोजन आयन with slow moving sodium ion. Replacement of fast moving hydrogen ion with slow moving सोडियम आयन। और यहां पे जो इंक्रीज हो रहा है, इस इंक्रीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल है एडिशन ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल आयन। एडिशन ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये टाइट्रेशन कर्व है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन आयन का रिप्लेसमेंट सोडियम आयन से होता जा रहा है, मतलब एक ऐसा आयन जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा थी वो दूसरे आयन से रिप्लेस हो रहा है जिसकी आयनिक मोबिलिटी कम है। आयनिक मोबिलिटी क्योंकि आयन की डिक्रीज कर रही है, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू लीनियरली डिक्रीज करती और ये मिनिमा अचीव होगा। उसके बाद क्या होगा, मिनिमा का मतलब जहां पे H पॉजिटिव का OH नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हमने NaOH ऐड किया तो NaOH को ऐड करने पे हाइड्रोक्सिल आयन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में, और क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है और ऐसा आयन को हम बढ़ा रहे हैं, उसका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी फिर से इंक्रीज करने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व के नेचर में सडन चेंज ऑब्जर्व हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे। बोलो ये पूरा डिस्कशन समझ में आया आपको? ठीक है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन को अगर आप कंसीडर करोगे तो टाइट्रेशन कर्व हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा, पहले ये डिक्रीज करेगा लीनियरली और फिर ये लीनियरली इंक्रीज करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में टाइट्रेशन कर्व आपको हमेशा यही मिलेगा। सेकंड केस लिखो, सेकंड केस titration of weak acid, titration of weak acid with strong base, titration of weak acid with strong base, titration of weak acid with strong base। अब जैसे देखो, अगर हमने एक वीक एसिड कंसिडर किया, एसिटिक एसिड, और उसको टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH के साथ, तो एसिटिक एसिड यहां पे एनालाइट है और NaOH टाइट्रेंट है। अब जब हम एसिटिक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये पुअरली डिसोसिएटेड होगा इन द सॉल्यूशन।
एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये पुअरली डिसोसिएटेड होगा। भले ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, बट क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, इसलिए हाइड्रोजन आयन का नंबर बहुत कम होगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ आयन बहुत कम है, भले उस आयन की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ आयन कम होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। फिर क्या होगा, जब हम NaOH ऐड करेंगे तो NaOH ऐड करने पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन जो हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में है उसको न्यूट्रलाइज करके वाटर में कन्वर्ट करेगा, और उसकी जगह पे सोल्यूशन में सोडियम आयन ऐड होगा। अब देखो NaOH को ऐड करने पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। अगर हम NaOH को ऐड करते हैं, इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, और अगर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो ली चैटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, कि अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए। जितना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है NaOH को ऐड करने पे, इस वजह से ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ेगा, और अगर एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ता है तो सॉल्यूशन में आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन अगर बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर जाएंगे, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज जरूर करेगी, बट बहुत कम इंक्रीज करेगी, क्योंकि जितना मोलर कंडक्टिविटी पे इफेक्ट आयनिक मोबिलिटी का होता है, उतना इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी पे नंबर ऑफ आयन का नहीं होता। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आयन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आयनिक मोबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे आयनिक मोबिलिटी का रोल मोलर कंडक्टिविटी के डिटर्मिनेशन में ज्यादा है इन कंपेयर टू नंबर ऑफ आयन। हाँ, जब नंबर ऑफ आयन बहुत कम हो जाएंगे तब वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन पे एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ता है, उससे नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ आयन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। बट जो इंक्रीज करने का रेट होगा वो बहुत कम होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब सारा का सारा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसके बाद अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाएगा तो फिर फ्री हाइड्रोक्सिल आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, और फ्री हाइड्रोक्सिल आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट होने की वजह से और उसका नंबर इंक्रीज करने की वजह से फिर से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने लगेगी। बट अब इंक्रीज करने का रेट पहले से ज्यादा फास्ट होगा, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको उसका स्लोप में चेंज आ जाएगा, सडन चेंज इन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व। और अगर स्ट्रेट लाइन के स्लोप में सडन चेंज ऑब्जर्व होगा तो जहां पे लाइन का स्लोप में चेंज आया वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे कर्व ड्रॉ करें बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, तो ऐसा कर्व मिलता है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है। यहां पे आप देखो कर्व के नेचर में सडन चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। ये इक्विवेलेंस पॉइंट।
अगर आप इस पार्ट को देखो, ये पार्ट, तो ये जो स्लाइट इंक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है, ये स्लाइट इंक्रीज क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन, ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छा, एक चीज और समझ लो, ये एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन हो रहा है NaOH के ऐड करने पे, इसको कंजुगेट आयन इफेक्ट बोलते हैं। एक कॉमन आयन इफेक्ट होता है और दूसरा कंजुगेट आयन इफेक्ट होता है। कॉमन आयन इफेक्ट डिसोसिएशन को कम करता है, कंजुगेट आयन इफेक्ट डिसोसिएशन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू कंजुगेट आयन इफेक्ट। तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो उसकी वजह से ये इंक्रीज कर रहा है। और ये जो सडन इंक्रीज आप और तेजी से जो इंक्रीज आप देख रहे हो, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये फैक्टर, ड्यू टू एडिशन ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल आयन, ड्यू टू एडिशन ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये टाइट्रेशन कर्व होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। सर, हाँ बोलो। जैसे आपने कहा था आयनिक मोबिलिटी का रोल ज्यादा होता है नंबर ऑफ आयन के कंपेयर में, तो इधर नंबर ऑफ आयन का रोल ज्यादा है इस वाले केस में? हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन बहुत कम है। अच्छा, उस पे देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आयन बहुत कम होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में कम है, फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं। बट जैसे मैंने बोला ना, नंबर ऑफ आयन उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आयनिक मोबिलिटी है। तो क्योंकि नंबर ऑफ आयन मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इसलिए स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज। और यहाँ पे क्या है, फ्री हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किया जा रहा है जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से फास्ट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो आ गया समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट, ये सेकंड केस टाइट्रेशन का। सर हाँ बोलो। सर, जो ग्राफ में ऊपर क्या लिखा हुआ है ड्यू टू, आगे थोड़ा क्लियर नहीं समझ आ रहा। ड्यू टू कहाँ पे? यहाँ नहीं नहीं, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड। ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ओके सर। ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। सर लास्ट में क्या लिख रखा है जब इंक्रीज हो रहा है वो ग्राफ में? ड्यू टू एडिशन ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल आयन। थर्ड केस लिखो, टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ strong acid, mixture of strong acid and weak acid with a strong base,
with strong base. Titration of mixture of strong acid and weak acid with strong base. देखो, अगर हम एक मिक्सचर कंसिडर कर रहे हैं HCl और एसिटिक एसिड का, ये मिक्सचर है हमारे पास, और इस मिक्सचर को टाइट्रेट कर रहे हैं विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये टाइट्रेंट है। एनालाइट एक मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, और टाइट्रेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहां पे क्या होगा, HCl और एसिटिक एसिड दोनों हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड। तो HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और वो हाइड्रोजन आयन एसिटिक एसिड के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा। एक तरीके से HCl एसिटिक एसिड के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट करेगा। और अभी मैंने बताया था कि जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज करता है। तो HCl और एसिटिक एसिड के एक साथ प्रेजेंट होने की वजह से HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो एसिटिक एसिड जो एक वीक एसिड है उसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा, और उसकी वजह से एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन सप्रेस्ड होगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान देना, कॉमन आयन इफेक्ट सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ऑब्जर्व होता है। तो HCl की वजह से एसिटिक एसिड के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इस वजह से क्या होगा, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब कि सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा वो HCl के डिसोसिएशन की वजह से मेनली प्रेजेंट होगा। वहां पे एसिटिक एसिड का कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन आयन के टर्म्स में नेग्लिजिबल होगा। अब देखो क्या हो रहा है, NaOH ऐड करते हैं, NaOH से मिलेगा हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, और उस हाइड्रोजन आयन का सोर्स है HCl, क्योंकि इसका तो डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है। HCl ही हाइड्रोजन आयन का सोर्स माना जाएगा। तो HCl से जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ है उस हाइड्रोजन आयन को ये हाइड्रोक्सिल आयन न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फास्ट मूविंग हाइड्रोजन आयन का रिप्लेसमेंट होगा विद स्लो मूविंग सोडियम आयन। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करके वो एक मिनिमम वैल्यू की तरफ आएगी। जब सारा का सारा HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन स्टार्ट होगा, और इसके डिसोसिएशन से जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उन हाइड्रोजन आयंस का रिप्लेसमेंट होगा विद सोडियम आयन। ठीक है, और इस प्रोसेस में एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी जो कि एक मिनिमम वैल्यू पे होगी उसमें स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन। और फिर लास्ट में क्या होगा, जब पूरा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद अगर हम NaOH को ऐड करेंगे तो फ्री हाइड्रोक्सिल आयन ऐड होगा, और फ्री हाइड्रोक्सिल आयन ऐड होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी फास्ट मैनर में इंक्रीज करेगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कर्व को देखें तो कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होगा। पहले मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि HCl की वजह से हाइड्रोजन आयन है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में होगा, और फिर NaOH ऐड करने पे वो हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो रहा होगा विद सोडियम आयन। तो इस तरीके से ये डिक्रीज करेगा और एक मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा। इसके बाद फिर एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन
होने लगता है और NaOH से जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा वो एसिटिक एसिड वाले हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, तो स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब जब पूरा का पूरा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर जब हम हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फास्ट मैनर में इंक्रीज करने लगती है। तो अगर आप यहां पे देखोगे कर्व में दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे, एक इक्विवेलेंस पॉइंट ये है और दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट यहां होगा। दो इक्विवेलेंस पॉइंट कर्व में ऑब्जर्व होंगे। ये जो आप डिक्रीज देख रहे हो, ये डिक्रीज क्यों है? ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ फास्ट मूविंग हाइड्रोजन आयन with slow moving sodium ion, fast moving hydrogen ion with slow moving sodium ion। और ये जो यहां पे स्लाइट इंक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। और ये वाला जो इंक्रीज आप देख रहे हो, ये इंक्रीज है ड्यू टू एडिशन ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये तीन पार्ट हैं कर्व के, और इन तीनों पार्ट को ये तीन फैक्टर गवर्न कर रहे हैं। अब देखो, अगर NaOH का वॉल्यूम इक्विवेलेंस पॉइंट 1 तक जो हमने ऐड किया, मान लो वो V1 है, और इक्विवेलेंस पॉइंट तक जो हमने ऐड किया वो V2 है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, तो हम यहां पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of HCl present, number of gram equivalent of HCl present, ये हो जाएगा बेटा HCl ये NaOH की नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय NaOH का जो वॉल्यूम एडेड है, N इंटू V1, N इंटू V1। इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट अगर आपको निकालना हो, तो ये हो जाएगा नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय, देखो V1 से V2 तक जो वॉल्यूम ऐड हुआ है वो एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूटिलाइज हुआ है, तो N इंटू V2 माइनस V1। इस तरीके से आप दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो।
तो ये थर्ड केस समझ में आ गया। ये टाइट्रेशन का थर्ड केस क्लियर हो गया बेटा। सर जो ये हॉरिजेंटल लाइन है सर, ये थोड़ा इसमें इसमें भी थोड़ा इंक्रीज है ना सर? हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, स्लाइट इंक्रीज है। थैंक यू सर। एक ये केस बड़ा फेमस है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आपने देखा था, यहां भी आता है ये कॉन्सेप्ट। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है और HgI2 को ऐड करते हैं, या बोल सकते हो कि HgI2 सॉल्यूशन में Ki को ऐड करते हैं। दोनों बातों को समझा जा सकता है कि Ki सॉल्यूशन है और उसके अंदर HgI2 को ऐड करते हैं। देखो HgI2 वाटर में इंसॉल्युबल होता है, तो क्या होगा यहाँ पे, बोलते हैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है K2HgI4। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं इसको। अगर नेस्लर्स रिएजेंट के साथ बेस हो, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ अगर बेस है, तो ये अमोनिया के साथ, ठीक है, एक ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बोलते हैं। ये नेस्लर्स रिएजेंट अगर एल्कलाइन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब इसके साथ कोई एल्कैली यूज किया गया है और उसको हम अमोनिया से रिएक्ट कराएं, तो अमोनिया से रिएक्ट करके ये ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अमोनिया के लिए एक एनालिटिकल टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है और अमोनिया की प्रेजेंस को कंफर्म करना है, तो अमोनिया की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए नेस्लर्स रिएजेंट को यूज किया जाता है। अगर नेस्लर्स रिएजेंट को ऐड करने पे वहां पे ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब है कि वहां पे अमोनिया प्रेजेंट है। अब जरा देखो इस केस में होगा क्या। पहले पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है। पोटेशियम आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा, डिसोसिएट होकर के 2Ki डिसोसिएट होकर के 4 आयंस का फॉर्मेशन करेगा। ये 4 आयन प्रोड्यूस करेगा डिसोसिएट करके, और HgI2 के साथ ये रिएक्ट करके K2HgI4 बना रहा है। अगर हम इसको भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लें और इसका कंप्लीट डिसोसिएशन को कंसीडर करें, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब आप देख रहे हो कि अगर Ki सॉल्यूशन में HgI2 को ऐड किया जाता है तो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करे, और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करने की वजह से
मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम कर्व ड्रॉ करें बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड amount of HgI2 added, मोलर कंडक्टिविटी एंड अमाउंट ऑफ HgI2 added के बीच में अगर कर्व ड्रॉ करें तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, HgI2 को ऐड करने पे नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करते हैं। जब सारा का सारा Ki HgI2 से रिएक्ट कर जाएगा, उसके बाद जब आप HgI2 ऐड करोगे, क्योंकि HgI2 वाटर में इंसॉल्युबल है, इस वजह से फर्दर मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो पहले वैल्यू डिक्रीज करेगी, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करने की वजह से, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो फर्स्ट डिक्रीजेस, डिक्रीज भी बहुत कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ आयन की वजह से वो डिक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है, और आगे चल करके ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा कर ऑब्जर्व होगा, ये पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी और अमाउंट ऑफ HgI2 एडेड के बीच में कर्व ये होगा। बाकी आप यहां पे देख सकते हो कि पहले 4 आयंस थे और बाद में 3 आयंस हैं। तो अगर हम वांटा फैक्टर इस रिएक्शन के लिए कंसिडर करें तो वांटा फैक्टर 100% डिसोसिएशन अगर इसका एज्यूम किया जाए और 100% डिसोसिएशन इसका एज्यूम किया जाए तो वांटा फैक्टर यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यानी कि लेस देन 1। सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसके बेसिस पे आप जो डिफरेंट टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनका वेरिएशन को समझ सकते हो। क्योंकि वांटा फैक्टर यहाँ पे लेस देन 1 है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांटा फैक्टर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर हम कंसीडर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट को कंसीडर करें तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। KI सॉल्यूशन में HgI2 को ऐड करने पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। आप उसको यहां पे समझ सकते। तो ये समझ में आ गया बेटा? ये कर्व क्लियर हो गया? भाई पहले जो डिक्रीज हुआ है वो नंबर ऑफ आयन में डिक्रीज की वजह से है, और बाद में ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि HgI2 वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता। तो डिसॉल्व नहीं होता तो नंबर ऑफ आयन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। सर हाँ बोलो। सर ये जो मिक्सचर NH3 के साथ जो प्रेसिपिटेट बनाएगा उसका नाम क्या बताया था आपने? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ये स्ट्रक्चर होता है उसका। Hg NH2 OHgI, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को मैंने फिनिश कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिखो, an electrochemical cell is a system of arrangement. An electrochemical cell is a system of arrangement in which an electrochemical cell is a system of arrangement in which both spontaneous and non-spontaneous reaction takes place. An electrochemical cell is a system of arrangement. An electrochemical cell is a system of arrangement in which both spontaneous and non-spontaneous reaction, both spontaneous and non-spontaneous reaction may take place, may takes place. आगे लिखो, they are further classified, they are further classified, they are further classified into following two categories. They are further classified into following two categories. Number one, electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एंड नंबर टू, गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल, तो मैंने पीछे जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस किया था तो उसके साथ इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का कंपैरिजन बताया था, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं. जैसे बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक्सटर्नल बैटरी को हमेशा यूज करेंगे, गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल बैटरी को यूज करना रिक्वायर्ड नहीं है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज कभी यूज नहीं करते, गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज को हम यूज कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अगर कंसीडर किया जाए तो वहां पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल बैटरी होती है, गैल्वेनिक सेल में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोडिक इलेक्ट्रोड होता है. इसीलिए अगर हम गैल्वेनिक सेल का एनोड को कंसीडर करें तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि एनोड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं और कैथोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा ऑब्जर्व होता है. ठीक है. तो इस तरीके से गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो वो सारा कंपैरिजन मैं आपको पहले बता चुका हूं. अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं गैल्वेनिक सेल को. लिखो, गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल लिखो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Type of electrochemical cell. Type of electrochemical cell in which spontaneous cell reaction takes place. Type of electrochemical cell in which the spontaneous cell reaction takes place. Are called galvanic cell. Are called galvanic cell. आगे लिखो, they are further classified into two categories. They are further classified into two categories. गैल्वेनिक सेल को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. लिखो, नंबर वन,
नंबर 1, अगर गैल्वेनिक सेल के क्लासिफिकेशन देखें तो इसके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, केमिकल सेल एंड नंबर 2 कंसंट्रेशन सेल। दो टाइप के गैल्वेनिक सेल ऑब्जर्व होते हैं, केमिकल सेल, कंसंट्रेशन सेल। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल में क्या डिफरेंस है। एक गैल्वेनिक सेल को केमिकल सेल तब बोला जाता है जब एनोडिक इलेक्ट्रोड और कैथोडिक इलेक्ट्रोड अलग अलग मटेरियल से बने होते। अगर एनोडिक इलेक्ट्रोड और कैथोडिक इलेक्ट्रोड अलग अलग मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे मान लो एक आयरन इलेक्ट्रोड है, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा आयरन इलेक्ट्रोड है। अगर हम कैथोड और एनोड का जो इलेक्ट्रोडिक मटेरियल है अगर हम उसको अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं तो जो सेल हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे केमिकल सेल। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो इफ एनोडिक, ये केमिकल सेल का डिटेल बता रहा हूं। इफ एनोडिक एंड कैथोडिक इलेक्ट्रोड्स यूज्ड, if anodic and cathodic electrodes used in galvanic cell are different, in galvanic cell are different, then it is called chemical cell, then it is called chemical cell। आगे लिखो, for chemical cell, for chemical cell standard EMF of the cell, standard EMF of the cell can never be zero, standard EMF of the cell can never be zero। इसके लिए जो E नॉट ऑफ सेल है ये कभी जीरो नहीं हो सकता। केमिकल सेल के केस में E नॉट ऑफ सेल कभी जीरो नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। केमिकल सेल कौन से गैल्वेनिक सेल को बोलेंगे, बोल रहा है केमिकल सेल उस गैल्वेनिक सेल को बोला जाएगा जहां पे कैथोडिक और एनोडिक इलेक्ट्रोड अलग अलग मटेरियल के हैं, ठीक है। अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड अगर कैथोड और एनोड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसको केमिकल सेल बोलेंगे। अब आप लिखो नंबर 2 कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, इसका डिटेल लिखो। इफ इन अ गैल्वेनिक सेल, if in a galvanic cell same electrode is used in the form of cathode and anode, in the form of cathode and anode, then it is called concentration cell, then it is called concentration cell, then it is called concentration cell। तो बोल रहा है कि अगर हम जो इलेक्ट्रोड को एनोड के फॉर्म में ले रहे हैं अगर वही मटेरियल का इलेक्ट्रोड को कैथोड भी बना दें तो हम उसको कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने आयरन इलेक्ट्रोड को एनोड के फॉर्म में लिया है और आयरन इलेक्ट्रोड को ही कैथोड के फॉर्म में लिया है तो ये कंसंट्रेशन सेल बोला जाएगा। अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को हम एनोड के फॉर्म में ले रहे हैं और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को ही हम कैथोड के फॉर्म में ले रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन सेल है। आगे लिखो फॉर कंसंट्रेशन सेल,
for concentration cell, E naught of cell is always 0. इसके लिए E naught of cell हमेशा 0 होता है. केमिकल सेल के लिए E naught of cell कभी 0 नहीं होता. कंसंट्रेशन सेल के लिए E naught of cell हमेशा 0 होता है. आगे लिखो, कंसंट्रेशन सेल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. Concentration cell are further classified into 2 categories. Number 1, इसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलिटिक concentration cell, and number 2, electrode concentration cell. कंसंट्रेशन सेल के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. अब जरा इसके बारे में लिखो. इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल लिखो. टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल in which एक्टिविटी का मतलब कंसंट्रेशन ही है. In which activity of cathodic and anodic, in which activity of cathodic and anodic electrolytic solution, cathodic and anodic electrolytic solution is different. Cathodic and anodic electrolytic solution is different. Type of concentration cell in which activity of cathodic and anodic electrolytic solution is different are called electrolytic concentration cell. Are called electrolytic concentration cell. जैसे मान लो कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयन. अब हाइड्रोजन आयन के लिए हम सोर्स मान लो HCl ले रहे हैं. तो अगर हम HCl का कंसंट्रेशन एनोड के अंदर एनोडिक सॉल्यूशन में अलग ले रहे हैं और कैथोडिक सॉल्यूशन में अलग ले रहे हैं. एनोडिक सॉल्यूशन में HCl का कंसंट्रेशन अलग है, कैथोडिक सॉल्यूशन में HCl का कंसंट्रेशन अलग है. तो ऐसे कंसंट्रेशन सेल को इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे. अगर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है इन बोथ इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट, तो हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल को डिफाइन किया जाता है. यहां पे इलेक्ट्रोड तो हम सेम ले रहे हैं दोनों साइड में, लेकिन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी सेम ले रहा है, बट उसका कंसंट्रेशन में डिफरेंस है. अगर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे. दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें लिखो, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. ये क्लियर हुआ बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल क्या है, ये समझ में आया? ठीक है. जैसे मैंने बताया था ना, कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रोड एनोड के फॉर्म में प्रेजेंट है वही इलेक्ट्रोड कैथोड के फॉर्म में प्रेजेंट है. अगर हमने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को एनोड बनाया है तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को ही हम कैथोड बनाएंगे. क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड को एनोड बनाया है तो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड को ही कैथोड बनाएंगे. ठीक. अब इसमें क्या हो सकता है
कि अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को हमने एनोड और कैथोड के फॉर्म में लिया है, तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है एनोडिक सोल्यूशन में और जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है कैथोडिक सोल्यूशन में, अगर वो कंसंट्रेशन अलग अलग है दोनों में, तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल बोला जाता है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में लिखो, if in a concentration cell concentration of electrolytic solution used in both electrode compartment is same. Concentration of electrolytic solution used in both electrode compartment is same. Concentration of electrolytic solution used in both electrode compartment is same, but activity of electrode used is different. Then it is called electrode concentration cell. अब देखो, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की एक स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया जाता। आप इस बात को नोट कर लो, सॉल्ट ब्रिज कैन नेवर बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। सॉल्ट ब्रिज कैन नेवर बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। यहां पे सॉल्ट ब्रिज को यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब जरा देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है। जैसे मान लो हमने फिर से हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को एनोड और उसी को कैथोड बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर हमने एनोडिक कंपार्टमेंट में लिया है और हाइड्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर हमने कैथोडिक कंपार्टमेंट में लिया है, वो पार्शियल प्रेशर दोनों का अलग अलग है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं दोनों में, वो सेम यूज कर रहे हैं और उसका कंसंट्रेशन भी सेम रख रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट सेम है दोनों में, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है, बट इलेक्ट्रोड का एक्टिविटी, यानी कि अगर गैस इलेक्ट्रोड है तो उसका पार्शियल प्रेशर को एक्टिविटी बोलेंगे, तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो दोनों में अलग अलग है। तो ऐसे कंसंट्रेशन सेल को इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोला जाएगा। यहां पे हम कभी सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे, यहां पे हमें सॉल्ट ब्रिज को यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें, तो गैल्वेनिक सेल में यही ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी कोई भी गैल्वेनिक सेल को आप कंसीडर करोगे, उसमें आपको सॉल्ट ब्रिज हमेशा यूज करना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया गैल्वेनिक सेल का। मैंने यहाँ पे आपको बताया गैल्वेनिक सेल दो टाइप के होते हैं, केमिकल सेल, कंसंट्रेशन सेल। केमिकल सेल उस गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रोड अलग अलग मटेरियल के बने। केमिकल सेल में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कभी जीरो नहीं होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल उस गैल्वेनिक सेल को बोला जाता है जहां पे दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल से बने, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ हमेशा जीरो होगा। इसको फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोड और उसकी एक्टिविटी दोनों साइड में सेम होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की एक्टिविटी यानी कि कंसंट्रेशन दोनों साइड में डिफरेंट होगा। तो ऐसे कंसंट्रेशन सेल को इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट और उसका कंसंट्रेशन दोनों साइड में सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी दोनों साइड में अलग अलग होगी।
ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है गैल्वेनिक सेल का। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया बेटा सबको? गैल्वेनिक सेल का सारा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? सर हाँ बोलो। सर ऐसा नहीं हो सकता कि कंसंट्रेशन भी डिफर करे और प्रेशर भी, कंसंट्रेशन भी और प्रेशर भी? डिफरेंट हो और प्रेशर भी डिफरेंट हो? हाँ हो सकता है, सर फिर हो वो सकता है, हो सकता है। वो एक सिर्फ कंसंट्रेशन सेल ही बोला जाएगा, ठीक है, और वहां पे सिर्फ हम एनालिसिस के लिए कंसिडर करेंगे उसको। वो एक टाइप का गैल्वेनिक सेल होगा, बट उसके लिए ये क्लासिफिकेशन ठीक नहीं होगी। उसको हम ना तो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल बोल पाएंगे, ना इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोल पाएंगे, वो सिर्फ कंसंट्रेशन सेल है। अब देखो, अगर हम गैल्वेनिक सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे कॉमन गैल्वेनिक सेल है डैनियल सेल। डैनियल सेल ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल है, तो मैं डैनियल सेल को डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखो डैनियल सेल। लिखो टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल in which different metal electrodes, type of galvanic cell in which different metal electrodes are used in the form of anode and cathode, are used in the form of anode and cathode, is called Daniell cell. आगे लिखो, usually in Daniell cell, usually in Daniell cell, मैं रिपीट कर देता हूं, टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल in which, type of galvanic cell in which different metal electrodes are used, different metal electrodes are used in the form of anode and cathode, is called Daniell cell, is called Daniell cell. आगे लिखो, usually in Daniell cell, usually in Daniell cell zinc electrode is used as anode, usually in Daniell cell, usually in Daniell cell zinc electrode is used as anode and copper electrode is used as cathode. Zinc electrode is used as anode and copper electrode is used as cathode. अब मैं आपको जो बात यहाँ पे बताने जा रहा हूं, इसको मैंने 11th में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अगर डैनियल सेल का डायग्राम को कंसीडर करें तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है।
ये डैनियल सेल का सेल डायग्राम है। अब मैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स क्या हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है जिंक इलेक्ट्रोड, और ये है कॉपर इलेक्ट्रोड, ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, या एक सॉल्यूशन जिसमें जिंक आयन प्रेजेंट है, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसको हम एनोड बोल रहे हैं और इसको कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड के केस में ये वाली रिएक्शन होगी, और कैथोड पे कॉपर रिड्यूस होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है वो रिड्यूस होकर के कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। ये रिएक्शंस कैथोड और एनोड पे ऑब्जर्व होंगी, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अब देखो, जब सेल सर्किट कंप्लीट होती है, सेल सर्किट कंप्लीट होने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रोड को हमने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीडेशन के थ्रू जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन में यूटिलाइज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का सिंक है। इसको सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड? ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, चार्ज का फ्लो कैसे होता है। अगर हम डैनियल सेल को कंसीडर करें तो चार्ज का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है थ्रू ऑक्सीडेशन, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहां तक आ जाता है। ध्यान देना, यहां से यहां तक मेटालिक कंडक्टर प्रेजेंट है, तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन कराता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यहां से यहां तक। अब बात आती है कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद मेटालिक कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आयन परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब कि यहां पे आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा रहा होगा। अब आयन यहां पे देखो कैसे मूव कर रहा होगा, अब इस बात को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गया, अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर एनायन प्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर एनायन क्या है, बोल रहा है इसके अंदर एनायन है सल्फेट आयन। इसके अंदर एनायन क्या है बेटा? सल्फेट आयन है। तो बोल रहा है सल्फेट आयन यहां से इलेक्ट्रोड से मूव करके ये सॉल्ट ब्रिज तक जाता है। सल्फेट आयन सॉल्यूशन, जो कैथोडिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर से मूव करके कहां जाएगा? सॉल्ट ब्रिज के इस एंड तक। लेकिन ये सल्फेट आयन सॉल्ट ब्रिज के अंदर नहीं जा पाता,
बिकॉज यहां पे कॉटन प्लग लगा होता है, वो कॉटन प्लग आयन का ट्रांसफर को रोकने के लिए प्रेजेंट है वहां पे। तो ये यहां से मूव करके यहां तक चला गया, लेकिन वो इसके अंदर नहीं जा पाता, सॉल्ट ब्रिज के अंदर नहीं जा पाता, लेकिन वो अपना चार्ज को ट्रांसफर कर देता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट एनायन को। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर अपने कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट ब्रिज का अपना अलग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का जो एनायन है, वो एनायन उस नेगेटिव चार्ज को लेकर के मूव करता है। कैसे मूव करेगा? सॉल्ट ब्रिज का जो एनायन है, एनायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वो इस तरीके से मूव कर रहा हूं, यहां से इधर आ रहा है सॉल्ट ब्रिज का एनायन, और फिर क्या होगा, इसके अंदर जो एनायन प्रेजेंट है, वो एनायन आगे चार्ज को लेकर के इस इलेक्ट्रोड तक जाएगा। इस तरीके से पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। अगर आप देखो तो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक चार्ज का कंडक्शन करा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या है, एनायन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करा रहा है। कैथोडिक इलेक्ट्रोड से वो सॉल्ट ब्रिज के इस एंड तक गया, और फिर यहां से सॉल्ट ब्रिज का एनायन मूव करता हुआ यहां आया, और फिर उसके बाद क्या है, एनोडिक सोल्यूशन में जो एनायन है, वो एनायन उस नेगेटिव चार्ज को लेकर के एनोडिक इलेक्ट्रोड तक जा रहा है। इस तरीके से पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर के टर्म्स में देखें, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर के टर्म्स में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एनोडिक इलेक्ट्रोड से कैथोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो अगर हम करंट की बात करें, तो करंट इस तरीके से मूव कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट मूव कर रही है कैथोडिक इलेक्ट्रोड से एनोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक। तो करंट इस तरीके से फ्लो करे। वैसे करंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्यूडो कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम स्यूडो कॉन्सेप्ट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो करंट फ्लो कर रही है कैथोडिक इलेक्ट्रोड से एनोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ, और फिर उसके बाद क्या होगा, इस एनोडिक सोल्यूशन में जो कैटायन प्रेजेंट है, इसके अंदर कैटायन प्रेजेंट है जिंक आयन। तो जिंक आयन भाई यहां तक तो करंट फ्लो कर रही है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज को कौन ट्रांसफर कर रहा है, बोल रहा है जिंक आयन। वो मूव करता हुआ सॉल्ट ब्रिज के इस एंड तक आ रहा है, और ये जिंक आयन सॉल्ट ब्रिज के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे कॉटन प्लग लगा हुआ है। तो क्या होगा, इस जिंक आयन की जगह पे सॉल्ट ब्रिज का कैटायन अंदर में मूव करने लगेगा। सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट ब्रिज का कैटायन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, एनायन के अपोजिट डायरेक्शन में। एनायन इधर आ रहा है तो कैटायन इधर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो सॉल्ट ब्रिज का कैटायन यहां से मूव करके यहां आ गया सॉल्ट ब्रिज का कैटायन, और फिर उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो कॉपर आयन प्रेजेंट है, कॉपर आयन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो कॉपर आयन उस पॉजिटिव चार्ज को लेकर के कैथोडिक इलेक्ट्रोड तक जाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल पॉजिटिव चार्ज कैरियर के टर्म्स में कंप्लीट होती है। तो ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो डैनियल सेल के अंदर जो सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है, सॉल्ट ब्रिज में कैटायन कैसे मूव करता है और एनायन कैसे मूव करता है। तो सॉल्ट ब्रिज का कैटायन कैसे मूव करता है, एनोडिक सोल्यूशन से कैथोडिक सोल्यूशन की तरफ, और सॉल्ट ब्रिज के अंदर एनायन कैसे मूव करता है, कैथोडिक सोल्यूशन से एनोडिक सोल्यूशन की तरफ। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो इनसाइड द सॉल्ट ब्रिज, inside the salt bridge, inside the salt bridge, cation moves from anodic solution to cathodic solution, cation moves from anodic solution to cathodic solution, and anion moves from
and anion moves from cathodic solution to anodic solution. Cathodic solution to anodic solution. तो बेटा ये डायग्राम का जो डिटेल है, डेनियल सेल का डायग्रामेटिक डिटेल, ये सबको समझ में आ गया? ये डायग्रामेटिक एनालिसिस समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और यहां पे देख लो, ये जो है ना, ये एक इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट है, इसको एक इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट ये एक इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट, इसको हाफ सेल भी बोलते हैं। एक हाफ सेल ये है और दूसरा हाफ सेल ये है, तो हाफ सेल को इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। जब दो इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट या दो हाफ सेल को हम कनेक्ट करते हैं बाय सॉल्ट ब्रिज एंड बाय वायर, सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू और वायर को और इलेक्ट्रोड्स को वायर के थ्रू, तब जाकर के एक सेल बनता है। ठीक है, तब जाकर के गैल्वेनिक सेल बनता है, जिसका ये पूरा डायग्रामेटिक डिटेल मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। अब देखो बात आती है, डेनियल सेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रोड्स को वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं? तो आप नोट कर लो, लिखो, इन डेनियल सेल when electrodes are connected through wire, in Daniell cell when electrodes are connected through wire and electrolytic solution are connected through salt bridge and electrolytic solution are connected through salt bridge, then following observations are made. Then following observations are made. अगर हमने इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे? लिखो, नंबर 1, concentration of anodic solution. Concentration of anodic solution increases. Concentration of anodic solution increases, whereas concentration of cathodic solution decreases. Concentration of anodic solution increases, whereas concentration of cathodic solution decreases. अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक ऑक्सीडाइज होकर के जिंक आयन बन करके सोल्यूशन में आ रहा है, तो सोल्यूशन में जिंक आयन का नंबर बढ़ रहा है, इसलिए सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जबकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन से जाकर के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, एनोडिक इलेक्ट्रोड that is zinc rod, anodic electrode that is zinc rod loses its mass. Anodic electrode that is zinc rod loses its mass. तो ये जो जिंक रॉड है इसका मास डिक्रीज करेगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। Anodic electrode that is zinc rod loses its mass
whereas cathodic electrode that is copper rod, whereas cathodic electrode that is copper rod gains in mass. Copper rod gains in mass. तो कैथोड का मास इंक्रीज करता जाएगा और एनोड का मास डिक्रीज करता जाएगा डैनियल सेल में. तीसरा पॉइंट लिखो. थर्ड पॉइंट, both solution remains electrically neutral throughout. Both solution remains electrically neutral throughout. वैसे तो अगर आप देखो तो इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन का नंबर बढ़ रहा है, और इस सॉल्यूशन में अगर आप देखो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर आयन का नंबर कम हो रहा है. ठीक है, तो इस वजह से अगर देखें तो क्या होना चाहिए, इस वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए और यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए. मतलब इस सॉल्यूशन को ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज और इस सॉल्यूशन को ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं. दोनों सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बने रहते हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज हो रहा है. ये सॉल्ट ब्रिज जो हम यूज कर रहे हैं, ये सॉल्ट ब्रिज इसीलिए यूज हो रहा है जिससे कि दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा जाए. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज को यूज किया जा रहा है. ठीक है, एक और पॉइंट लिखो ऑब्जर्वेशन में. फोर्थ पॉइंट लिखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. Flow of electron takes place from anodic electrode. Flow of electron takes place from anodic electrode to cathodic electrode. Flow of electron takes place from anodic electrode to cathodic electrode. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, एनोडिक इलेक्ट्रोड से कैथोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. इस वजह से बोलेंगे फ्लो ऑफ करंट, लिख लो, एंड देयरफॉर फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस, एंड देयरफॉर फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम कैथोडिक इलेक्ट्रोड टू एनोडिक इलेक्ट्रोड. फ्रॉम कैथोडिक इलेक्ट्रोड टू एनोडिक इलेक्ट्रोड. तो ये डैनियल सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और डैनियल सेल के अंदर सेल सर्किट कंप्लीट करने पे जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं उनकी एनालिसिस हो गई. अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि डैनियल सेल में ये सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज किया जाता है. तो आप हेडिंग डालो सॉल्ट ब्रिज, बट इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. लिखो सॉल्ट ब्रिज. तो अगले क्लास में मैं सॉल्ट ब्रिज के सिग्निफिकेंसेस जो यहाँ पे है, यूजेस हैं सॉल्ट ब्रिज के, वो बताऊंगा. और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आईयूपीएसी कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, वो आईयूपीएसी कन्वेंशन क्या है. ठीक है. अच्छा, एक बात और, जो टेस्ट आपका हुआ है, टेस्ट का मैं वीडियो सोल्यूशन बना करके उसको डाल दूंगा. आप पूरा जो है उसका वीडियो सोल्यूशन देख करके आप पूरे टेस्ट पेपर की खुद ही एनालिसिस कर सकते हो. अलग अलग प्रॉब्लम्स लेने की बजाय मैं पूरे टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन बना करके लिंक आपके पास भेज दूंगा, आप पूरा वीडियो सोल्यूशन देख लेना. ठीक है भाई? अरे ठीक है कि नहीं? ओके.